हेलो रमन, वेलकम टू बैटल आइस। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम 4 दिसंबर का न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे। इसमें टोटल मैंने 5 आर्टिकल लिए हैं, जिसमें पहला आर्टिकल बात करता है इथोपिया में जो वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है वो कैसे इंडियन एविएशन को डिस्टर्ब कर सकता है। यहाँ पे आपको मैं समझाऊंगा एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग कि इथोपिया कहाँ पे है, इथोपिया के आसपास किस बारे में बात की जा रही है, जो इम्पैक्ट पड़ सकता है इथोपिया के वॉल्केनिक इरप्शन का। साथ ही साथ इन सभी टॉपिक से कनेक्टेड अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 पीवाईक्यूज हैं। मैं आपको दिखाऊंगा आर्टिकल में जो टर्म्स होते हैं, कैसे यूपीएससी उन टर्म्स से क्वेश्चंस को पिक करके सवाल पूछती है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एज अ चेयरमैन अपॉइंट किया गया है इंटरनेशनल आइडिया काउंसिल का। अब यहाँ पे आपको मैं समझाऊंगा ये आइडिया काउंसिल है क्या, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है और किस रिगार्ड में इसको जाना जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने प्री फीजिबिलिटी स्टडी स्टार्ट कर दी है जब आपका रामेश्वरम एयरपोर्ट का प्रपोजल आया। अब आपको यहाँ पे समझाऊंगा कि ये रामेश्वरम एयरपोर्ट जो बनने की बात हो रही है ये किस एस्पेक्ट में हो रही है। तो पर्टिकुलरली आपको यहाँ पे मैं ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगा, साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा किन किन डिस्ट्रिक्ट्स में बनाने की इस पे बात हो रही है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो उठ सकती हैं, वो भी आपको मैं समझाऊंगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है यूपी के ऑब्जेक्शन के बाद जो बात हो रही थी गंगा रिवर के वाटर को यमुना में डालने की, वो रोक दिया गया है बेसिकली। अब आपको मैं समझाऊंगा ये बात हो क्यों रही थी, आखिर इस पूरी की पूरी डिस्कशन में कौन सा मेन सेंटर पॉइंट है, यूपी को क्या दिक्कतें हो रही थी वो मैं समझाऊंगा, और ये इंटरकनेक्टिविटी की जो बात हो रही है ये क्यों की गई है बेसिकली। ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है इंडिया, ये एक एडिटोरियल है बेसिकली। यहां पे आप देखोगे कि इंडिया को क्यों शिफ्ट करना चाहिए माइनिंग से प्रोसेसिंग। तो यहां पे एक सजेशन बेसिस पे एडिटोरियल है, काफी कुछ इंपॉर्टेंट है इसमें। मैं आपको बताऊंगा उन स्टैटिक पोर्शंस को पिक करके वो पूरा स्टैटिक पोर्शन समझाऊंगा, जहां पे क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में बताऊंगा, कौन कौन से क्रिटिकल मिनरल्स की माइनिंग होती है, कौन कौन से प्रोसेसिंग होती है, वर्ल्ड में कौन है जो प्रोसेसिंग काफी अच्छे तरीके से कर रहा है और क्यों कर पा रहा है बेसिकली। ये भी चीज आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा इस आर्टिकल में। फिर इसी माइनिंग से कनेक्टेड यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इलीगल माइनिंग। ये जीएसटी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि माइनिंग टू प्रोसेसिंग की जब बात होगी तो आप एक दो पॉइंट्स उठा पाएंगे इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। इस पूरे आर्टिकल की समरी आप बैटल आइस के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला आर्टिकल। ठीक है, अब आप पहले आर्टिकल को देखिए, यहाँ पे एकदम छोटा सा स्नैप, बहुत बड़ा भी नहीं है आर्टिकल। कह रहे हैं व्हाई इज वॉल्केनिक ऐश अ सेफ्टी कंसर्न फॉर फ्लाइट। अब सिर्फ आप सुनिए और देखिए और एकदम ध्यान से आप देखिएगा कि कहाँ से मैं किन किन चीज़ों को पिक कर रहा हूँ आपके लिए। पहली चीज़ तो क्या है, आप यूपीएससी के नज़रिए से पढ़ रहे हैं। आप सुबह ऐसे बोलते हैं ना, सुबह आप चाय की केतली लेकर के नहीं बैठे हो कि चलो आज की खबरें देखते हैं। ये सब चीज़ें एक उम्र के बाद होती हैं। अभी अगर आप द हिंदू पढ़ रहे हो तो उसका सिर्फ एक उद्देश्य है कि आप अपने लिए वो पॉइंट्स निकाल सकें जो कि यूपीएससी के लिए रेलेवेंट है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो सकता है आपके पीवाईक्यू के लिए, और उससे कनेक्टेड प्रोबेबल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हाईली गुब्बी वॉल्केनो। तो आपको पता होना चाहिए हाईली गुब्बी वॉल्केनो कहाँ पे इरप्ट हुआ है। तो आप बताओगे इथोपिया, नॉर्दर्न इथोपिया में इरप्ट हुआ है। 12,000 साल बाद इसका इरप्शन देखने को मिला है। अब ये जब इरप्शन हुआ तो इससे एक ऐश क्लाउड बन गए 14 किलोमीटर हाई। तो जब कह रहे हैं वॉल्केनिक ऐश, तो इसका मतलब क्या है, जो वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है तो उससे जो राख ऊपर गई है वो 14 किलोमीटर हाई तक गई है। अब इससे क्या हुआ है, इससे जो आसपास की विंड है उसकी स्पीड भी अलग अलग चेंज हो चुकी है। अब ये जो एशेज हैं, ये जो इसकी राख है, ये ट्रैवल रेड सी के थ्रू यमन, ओमान, ईरान, इवन दो इंडिया की वेस्टर्न बॉर्डर तक पहुंच गई। अब यहां पे क्या हुआ, जो वॉल्केनिक एशेज होते हैं उसमें सिलिकेट्स होता है, ग्लास एंड रॉक्स होते हैं। तो अगर ये सारी चीजें स्टक हो जाएंगी जेट इंजन्स में, एरोप्लेन्स में, तो उससे क्या दिक्कत हो सकती है आप सोच के देखिए। जो इंजन का पावर लॉस है, इंजन का शटडाउन है, ये सारे खतरे बढ़ जाते हैं। तो आप, ये है सबसे बड़ा डिसरप्शन जो वॉल्केनिक एशेज से हो सकता है इंडियन एविएशन में। तो डीजीसीए ने क्या रिस्पांस दिया, डीजीसीए ने कहा कि भैया आप लोग इन अफेक्टेड एल्टीट्यूड्स में अपनी एयरलाइंस मत लेके जाओ। साथ ही साथ कहा है कि अगर कोई भी इंजन में इशू हो रहा है, कोई भी केबिन में स्मोक है, तो उसको तुरंत का तुरंत इंस्पेक्शन करना चाहिए। और एयर इंडिया ने काफ़ी फ्लाइट्स भी अपनी कैंसिल कर दी हैं, अकाशा ने भी कैंसिल किए हैं। रीज़न बीइंग आपका वॉल्केनिक एशेस।
ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैंने एक अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग दे दिया है कि क्या होता है वॉल्केनिक ऐश और किस तरीके से इंटरप्ट करता है, डिस्टर्ब करता है इंडियन एविएशन को। तो क्या यहाँ पे रुक जाएं? आप सोचो लो क्या सर बस इतना ही हमें पढ़ना है? नहीं, आप कुछ पॉइंट्स को नोटिस करो। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, आप ध्यान दो, येमेन, ओमान, उसके पहले क्या है, रेड सी। तो रेड सी के बारे में आपको क्या पता है? तो आप बोलोगे सर रेड सी में कोई भी पेरिनियल रिवर ऐसे डायरेक्टली एंटर नहीं करती है। और क्या पता है, अगर थोड़ी सी ज्योग्राफी देखोगे तो यहाँ पे प्रिसिपिटेशन काफ़ी ज़्यादा कम होता है। अगर वेदर क्लाइमेटिक बेसिस पे देखोगे तो 2 से 3 चीज़ें हैं जो रेड सी की बाउंड्री के बारे में या रेड सी के बारे में आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे हाईली गुब्बी वॉल्केनो का इरप्शन का जो रीज़न है वो क्या है, टेक्टोनिक प्लेट का मूवमेंट। ठीक है, क्या मूवमेंट हुआ है यहाँ पे, आप देखो जो अफ्रीका, ईस्टर्न अफ्रीका का रिफ्ट सिस्टम है उसकी वजह से ये चीज़ देखने को मिली है। अब क्या हुआ है, अफ्रीकन प्लेट और सोमाली प्लेट ये आपस में जो होती हैं ये डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री दूर दूर जा रही हैं, जिसकी वजह से ये इरप्शन देखने को मिला है। तो आपको पता होगा कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज क्या होती हैं, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज क्या होती हैं और ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज क्या होती हैं। तो अब जब ये अलग अलग हो रही थी तो यहीं पर इरप्शन देखने को मिला, जिसकी वजह से ये वॉल्केनिक एशेज इतनी हाई गई हैं। तो आपको ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैंने 3 से 4 दिन पहले भी बता दी थी। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये क्या है, ये पूरा इथोपिया का रीजन है। यहाँ पे क्या लिखा है, अम्हारा, टिग्रे, ये सारी चीज़ें अगर नोटिस करोगे तो सब क्वेश्चन में पूछा गया है। पीवाईक्यू में अम्हारा, टिग्रे प्लेसेस इन न्यूज़ पे आ चुका है। अब ये आप नोटिस करो क्या है, इथोपिया, ये क्या है, रेड सी है। अब रेड सी से नोटिस करो कि यहाँ पे क्या है, ये आपका स्वीज कैनाल है जो कनेक्ट कर रहा है रेड सी को और मेडिटेरेनियन सी को। अब देखो ये क्या है, सम्ड पाइपलाइन। सम्ड पाइपलाइन क्या है, सम मतलब क्या है, सू मतलब देखोगे स्वीज, MED मतलब क्या होता है, मेडिटेरेनियन। बेसिकली जो मिडिल ईस्ट में अनसर्टेनिटी होती है, कभी ऐसा ना हो कि प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाए और ये पूरा का पूरा स्वीज कैनल ही सीज हो जाए, तो उस केस में जो पाइपलाइन नीचे से डाली गई है उस पाइपलाइन का सहारा लेकर के यूरोप में नेचुरल गैसेस को या जो कुछ भी भेजना हो वो भेजा जा सके। तो आप कह सकते हो कि सम्ड पाइपलाइन एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रैटेजिक पाइपलाइन है जो डाली गई है रेड सी और मेडिटेरियन सी को कनेक्ट करने के लिए। अब आपको क्या पता होना चाहिए, रेड सी की बॉर्डरिंग कंट्रीज, तो आप कैसे देखो, इजिप्ट, सूडान, इरिट्रिया, तो ऐसे करके आपको सारी की सारी बाउंड्री पढ़ लेनी है। अब बोलो सर ये सारी चीज़ें बता तो दी, बट रेलेवेंस क्या है? आप अब रेलेवेंस देखना स्टार्ट करिए। पहली चीज़ 24 का क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी ऑफ द अबव प्रोडक्ट्स आर वॉल्केनिक इरप्शन, अबव आर दी प्रोडक्ट्स ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन। तो कभी भी ध्यान रखिए, वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है तो नेचुरल फिनोमेना हो रहा है, और नेचुरल फिनोमेना में हाई चांसेस होते हैं कि मैक्सिमम चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। क्या एग्जैक्टली बताया जा सकता है कि वॉल्केनिक इरप्शन में ये नहीं होगा या ये नहीं होगा या ये नहीं होगा? यू कैन नॉट टेल। सर्टेनली किसी भी चीज़ के बारे में नहीं होता अगर वो नेचुरल या फिर नेचर होते हैं। मतलब अगर कोई भी चीज़ अपने नेचुरल फिनोमिना में हो रही हैं तो उसमें आप सर्टेनली नहीं बोल सकते हो कुछ भी, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो पता ही ना हो, तो लिमिट कभी भी नहीं लगाया जाए क्वेश्चन में। तो यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो सही हैं। ठीक, फिर देखिए 24 का क्वेश्चन क्या है, सम्ड पाइपलाइन इज स्ट्रैटेजिक पर्शियन गल्फ ऑयल। फिर लिखा है सम्ड पाइपलाइन कनेक्ट्स रेड सी विद मेडिटेरेनियन सी। 24 का क्वेश्चन है, एग्जैक्टली रिलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा? अब देखिए आर्टिकल था इथोपिया पे, मैंने वहाँ से रेड सी कनेक्ट किया, रेड सी की बॉर्डर बताई। अब रेड सी की बॉर्डर बताई तो अब देखिए यूपीएससी 2019 का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज और आर शेयरिंग बॉर्डर विद रेड सी। अब आपको रेलेवेंस समझ में आ रही है? अब आप एक बार जाकर के मैप को देखिए और मैप देखने के बाद आप देखिए कौन सी रेड सी की बॉर्डर है और कौन सी नहीं है। अब 24 का क्वेश्चन भी देखिए, रेड सी रिसीव्स वेरी लिटिल प्रिसिपिटेशन। फिर कह रहे नो वाटर एंटर्स रेड सी फ्रॉम रिवर। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही है। तो आप नोटिस करिए, एक क्वेश्चन, 2, 3, 4 क्वेश्चन आपको इतने से आर्टिकल से डायरेक्टली इनडायरेक्टली दिखे हैं। तो क्या ये ज़रूरी नहीं हुआ अब आपके लिए? सो दिस इज़ वाई आई से कि आर्टिकल को बस इसलिए मत पढ़ो कि सर ये तो एडिटोरियल है, सर बहुत ज़रूरी है एडिटोरियल पढ़ना। कभी कभी छोटे छोटे आर्टिकल्स आपको इतना कुछ दे देते हैं जो आपको 10 से 15 एडिटोरियल भी नहीं दे पाएंगे। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल अगेन छोटा सा स्नैप है। यहाँ पे क्या है, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ज्ञानेश कुमार, उन्होंने एज अ चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ मेंबर स्टेट ऑफ इंटरनेशनल, मतलब बेसिकली ये समझो उन्हें एक चार्ज दिया गया है आइडिया का। आप बोलो सर आइडिया का मतलब क्या है? तो आइडिया सिंपल सा मतलब क्या होता है, आप यहाँ पढ़ोगे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस, इसी को कहते हैं इंटरनेशनल आइडिया इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस। आप वर्ड पे जाओ, एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो कि फॉर डेमोक्रेसी है और इलेक्टोरल असिस्टेंस पे है। तो अब ये चीफ इलेक्शन ऑफिसर हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, तो कहीं ना कहीं इनके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये
ये किसके लिए बात कर रहे हैं, डेमोक्रेटिक इलेक्शंस कराने में बहुत बड़ा रोल होता है इलेक्शन कमीशन का। तो ये एक एस्पेक्ट हो गया। अब यहाँ पे इन्होंने कुछ चीज़ें हाईलाइट की कि इंडिया में 900 प्लस मिलियंस वोटर हैं अक्रॉस 28 स्टेट्स और अलग अलग यूटीज जो हैं। साथ ही साथ यहाँ पे 24 का जो जनरल इलेक्शन हुआ था उसमें 20,000 से ज़्यादा कैंडिडेट्स, साथ ही साथ 743 पॉलिटिकल पार्टीज ने रिप्रेजेंटेशन किया था अपना। तो अब यहाँ पे इंटरनेशनल आइडिया काउंसिल के बारे में अगर आपको बताऊं तो इसका फुल फॉर्म मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, एक इंस्टीट्यूट है फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल आपका असिस्टेंस। ये बेसिकली एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। तो यूपीएससी क्या करेगा, बोलेंगे आइडिया इज पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन। जब ऐसे करके लिखा है तो उसको गलत कर दीजिएगा। कहाँ पे फाउंड हुआ, हेडक्वार्टर कहाँ पे, स्टॉकहोम में इसका हेडक्वार्टर है। पर्पस क्या है, पर्पस है इसका डेमोक्रेसी को वर्ल्ड वाइड सपोर्ट करना, रिसर्च असिस्टेंस और कैपेसिटी बिल्डिंग करके। अगर मैं फोकस एरिया की बात करूं तो फोकस एरिया में सबसे पहला क्या, इलेक्टोरल प्रोसेस को और ज़्यादा प्रमोट करना, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल बिल्डिंग और डेमोक्रेसी का असेसमेंट करना भी इनके फोकस एरिया में आता है। तो जो यहाँ के ज्ञानेश कुमार हैं इन्हें एज अ चेयरमैन बनाया गया है आइडिया का। ठीक है, आपको बस इतना ही पता होना चाहिए। आइडिया के बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी है, सिर्फ लिख लो आइडिया क्या है। तो बोलोगे सर ये इंस्टीट्यूट है डेमोक्रेसी और इलेक्टोरल असिस्टेंस का, मतलब इसको आप अपनी लेमन भाषा में कुछ भी इंटरलिंक कर लो कि एक कॉलेज है, एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पे डेमोक्रेसी इलेक्टोरल असिस्टेंस सिखाई जाएगी, लेकिन इंटरनेशनल स्कूल है बेसिकली। बट है नहीं ऐसा, ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ये सिर्फ समझाने के लिए, अपने दिमाग में रखने के लिए आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल क्या बात कर रहा है, इंडिया ने एक नई स्कीम जिसका जो पूरा का पूरा वर्थ है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 27,000 करोड़। ये किस चीज़ की है, रेयर अर्थ मैग्नेट स्कीम। अब ये जो रेयर अर्थ मैग्नेट स्कीम इंडिया की है, इसको लॉन्च होने के बाद इसका सिग्नल कहीं ना कहीं इंडिया देने की कोशिश कर रहा है कि भैया हम जो है माइनिंग से केवल काम नहीं चलने वाला है अनलेस एंड अनटिल हम प्रोसेसिंग पे थोड़ा सा ध्यान देना स्टार्ट ना करें। तो ये चीज़ शो तो करती है, लेकिन अब इसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है या फिर इसकी किस तरीके से बात आर्टिकल में की जा रही है, इस एडिटोरियल में की जा रही है, मैं आपको वो समझाऊंगा। तो पहली चीज़ तो क्या है, इंडिया खुद जानता है कि भैया हमारे पास माइनिंग तो कर रहे हैं लेकिन हमारे पास प्रोसेसिंग के लिए उतने ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बिल्ड है। तो अब इंडिया थोड़ा बहुत ट्रांजिशन कर रहा है प्रोसेसिंग की तरफ। इंडिया ने इसीलिए अपने माइनिंग लॉस को भी क्या किया है, रिफॉर्म कर रखा है। और अब अभी भी अगर करंट सिनेरियो देखा जाए तो इंडिया बहुत ज़्यादा हैविली डिपेंड करता है इंपोर्ट पे, लिथियम, कोबाल्ट, निकल पे। अब इसकी वजह से क्या होता है, जो लार्ज स्केल प्रोसेसिंग होती है वो इंडिया के पास है नहीं, जिसकी वजह से इंपोर्ट डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर बात की जाए रिफाइनिंग क्रिटिकल एलिमेंट्स की या मिनरल्स की, तो जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी आउटसाइड इंडिया होती हैं, चाहे सोलर पैनल्स हो, ईवी हो, बैटरीज हो, सेमीकंडक्टर्स हो। और 90% से ज़्यादा ग्लोबल अर्थ जो होते हैं रेयर अर्थ, वो सारे के सारे चाइना के पास उसकी कंट्रोल है या डोमिनेंस है। तो इंडिया जो है वो 7 क्रिटिकल मिनरल्स की माइनिंग करता है। इसमें कॉपर, ग्रेफाइट, सिलिकॉन, टिन, टाइटेनियम, रेयर अर्थ और जर्कोनियम आता है। लेकिन इसकी जो रिफाइनिंग स्किल है, जो इसका प्यूरिटी लेवल होता है, वो बहुत ज़्यादा लैक करता है। तो इस एडिटोरियल में कुछ ऑथर ने अपने स्टेप्स हैं जो प्रपोज किए हैं। पहली चीज़ क्या है, उन्होंने कहा कि भैया हमें अगर प्रोसेसिंग करनी है, हम माइनिंग तो कर लोगे, पत्थर निकाल लोगे, लेकिन उस पत्थर से वो रेयर अर्थ को निकालना, उसको हम प्रोसेसिंग कहते हैं। तो यहाँ पे प्रपोजल दिया गया है कि भैया हमें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाना होगा, जिससे क्या होगा, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को कन्वर्ट करना होगा इनोवेशन हब्स में, जिससे कमर्शियल स्केल पे रिफाइनिंग की जा सके। साथ ही साथ जो मिनरल्स होते हैं उनको हमें रिकवर करना होगा। कैसे, जो आपके ऑलरेडी मिनरल्स कहीं प्रेजेंट होते हैं, जैसे आप देखो कोल फ्लाई ऐश में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, या फिर जिंक रेसिड्यू होते हैं, मड होते हैं, स्टील स्लैग्स होते हैं, तो उन सबको हमें रिकवर करना होगा। आपने नोटिस किया होगा जो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं उनमें भी कुछ क्रिटिकल एलिमेंट्स होते हैं, उनको भी रिकवरी की बात देखने को आपको मिलेगी। आपने ध्यान दिया होगा रिसाइकलिंग ऑफ ई वेस्ट, तो ई वेस्ट भी आपके लिए ज़रूरी है। फिर यहाँ पे बात प्रपोजल में दी गई है अपस्किलिंग होनी चाहिए, जिससे जो टेक्नीशियंस हैं या फिर मेटलर्जिस्ट हैं उनको पता होना चाहिए कि कैसे हम और ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रोसेसिंग कर सकते हैं। और ये सब कुछ होना चाहिए नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन के अंडर में। जो इन्वेस्टमेंट है उसको डी रिस्क करना होगा, जिससे ये ना हो कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उसे यही ना पता हो कि भैया इन्वेस्टमेंट तो कर दे रहे हैं बट क्या
इसका हमें प्रॉफिट मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, ये भी एश्योरेंस सरकार को देनी होगी। साथ ही साथ मिनरल डिप्लोमेसी को बिल्ड करना होगा, जिससे हम को इन्वेस्टमेंट कर सकें। दूसरी कंट्रीज के साथ मिलके हम अगर को इन्वेस्टमेंट करेंगे, एक अच्छा खासा अलायंस होगा, उससे रिफाइनिंग अच्छी होगी और केवल हमारा फोकस या हमारा जो डिपेंडेंस रॉ या फिर रॉ मिनरल पे नहीं होगा, बल्कि उसे रिफाइन करके उसका इस्तेमाल करने पे होगा। ठीक है, और यहाँ पे कोर मैसेज क्या है, इंडिया को बोलते हैं ना लैक ऑफ माइंस नहीं है इंडिया के पास, बट उसके पास एब्सेंस किस चीज़ की है, प्रोसेसिंग की और रिफाइनिंग कैपेसिटी की एब्सेंस है। अब यहाँ पे जो एक्ट की बात हुई वो क्या है, मिनरल एंड माइन रेगुलेशन या डेवलपमेंट एक्ट जिसे कहते हैं MMDR एक्ट 1957 में लाया गया था। पर्पस क्या था, माइनिंग एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग एंड डेवलपमेंट इसका पर्पस था। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस इसको देखती है। अगर यहाँ पे मैं कुछ की एस्पेक्ट्स बताऊँ, 21 में अमेंडमेंट किया गया था जहाँ पे एक्सप्लोरेशन लाइसेंस की बात की गई है। ठीक है, जो आपके डीप सीटेड मिनरल जैसे लिथियम, कोबाल्ट और रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं उनके बारे में। नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट को और स्ट्रेंथन किया गया था 21 के अमेंडमेंट्स से। साथ ही साथ यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे उन्होंने कहा था भैया जो ऑक्शंस हैं वही एकमात्र तरीका है अगर किसी को कोई माइंस एलोकेट करनी है। अब ये सारी चीज़ें क्या दिखा रही हैं, इंडिया अब थोड़ा सा वन स्टेप फर्दर जा रहा है कि भैया हम माइनिंग के साथ साथ रिफाइनिंग भी करेंगे, प्रोसेसिंग भी करेंगे। तो एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, आपको एक अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। अब जब मिनरल्स की बात हो रही है तो सैंड क्या होता है, तो सैंड को आपको पता होगा, सैंड बहुत बड़ी मात्रा में अवेलेबल है। तो ये एक माइनर मिनरल होता है और जो माइनर मिनरल होता है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा गवर्न किया जाता है। ये आपका माइंस एंड मिनरल एक्ट 1957 में कहा गया है। जो मेजर मिनरल्स होते हैं जैसे आयरन, कोल, बॉक्साइट, ये सारे सेंट्रल कंट्रोल में आते हैं। ये 2-3 चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए 2019 का, सैंड एक माइनर है, स्टेट गवर्नमेंट के पास ग्रांटिंग की पावर है माइनर मिनरल की, लेकिन जो आपका रूल्स का फॉर्मेशन है क्या सेंट्रल गवर्नमेंट करता है, नहीं, वो भी स्टेट गवर्नमेंट के पास ही है। तो यहाँ पे 1 and 3 इज दी राइट वन। फिर देखिए 2012 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंडिया की, आप इस क्वेश्चन को एक बार पढ़िएगा तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आए। कह रहे हैं टू मीट इट्स रैपिडली ग्रोइंग एनर्जी डिमांड सम ओपाइन दैट इंडिया शुड परस्यू रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑन थोरियम। तो अब थोरियम की जब बात हो रही है तो आपको पता होगा थोरियम किस रिगार्ड में बात होगी, न्यूक्लियर एनर्जी के रिगार्ड में बात होगी। तो आप बताइए कि व्हाट आर द एडवांटेजेस डज थोरियम होल्ड ओवर यूरेनियम। तो कह रहे हैं थोरियम इज फार मोर अबंडेंट इन नेचर देन यूरेनियम। क्या ऐसा है? यस। ऑन द बेसिस ऑफ पर यूनिट मास ऑफ माइंड मिनरल थोरियम कैन जनरेट मोर एनर्जी कंपेयर टू यूरेनियम। क्या ऐसा है? सोच के देखो, थोरियम प्रोड्यूसेस लेस हार्मफुल वेस्ट कंपेयर टू यूरेनियम। आप सोच रहे होगे कि सर ये सारी की सारी चीज़ें तो साउंड सही कर रही हैं, तो आपको यहीं पे मैं एक होमवर्क देता हूं कि आपको पता करना है थोरियम क्या है और यूरेनियम क्या है। अब थोरियम और यूरेनियम में क्या ज़्यादा एफिशिएंट है, ये आपका होमवर्क है, और किसमें कितनी एनर्जी ज़्यादा होती है वो भी आपको पता करना है। तो वो जब करोगे तो आपको आसानी से क्वेश्चन, बोलते ना, सिर्फ पढ़ के ही समझ में आ जाएगा। आप एक बार इस चीज़ को जो मैंने कहा है इसको ज़रूर करिएगा। आप बाकी भी अगर आपको टू द पॉइंट आना है तो क्या लिखा है, ऑन द बेसिस ऑफ पर यूनिट मास ऑफ माइंड मिनरल थोरियम कैन जनरेट। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कांट इट जनरेट, वाई कांट इट जनरेट? ठीक है, तो यहाँ पे आंसर करने के लिए तो मैं आपको बता दूं 1 2 3, लेकिन आपको ये नहीं करना है। आपको फोकस क्या करना है, आपको फोकस करना होगा जो मैंने आपको तरीका बताया, जो आपको मैंने क्वेश्चंस बताए, आपको उन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं 2022 का क्वेश्चन। यहाँ पे कह रहे हैं, ये आपका होमवर्क है, आप खुद से एक बार देखिए। विद रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मोनाजाइट इज सोर्स ऑफ रेयर अर्थ, इज इट सोर्स ऑफ रेयर अर्थ? सोच के देखो, मोनाजाइट कंटेन्स थोरियम, वाई कांट इट कंटेन थोरियम? मैं आपसे हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी स्टेटमेंट आ रहा है उस स्टेटमेंट में क्वेश्चन टैग को डाल दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन टैग डालने से क्या होगा कि आपका दिमाग उससे सवाल पूछेगा, उस पर एक बोलते हैं ना अपना एक्सप्लेनेशन और जस्टिफिकेशन देना स्टार्ट कर देगा। मोनाजाइट नेचुरली इन द एंटायर इंडियन कोस्टल सैंड। क्या ऐसा है एंटायर इंडियन कोस्टल सैंड में मिलेगा? नहीं। इन इंडिया गवर्नमेंट बॉडीज ओनली कैन प्रोसेस और एक्सपोर्ट मोनाजाइट। इज इट सो? यस, एब्सोल्युटली। ठीक है, चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने प्री फीजिबिलिटी स्टडी क्या कर दी है, स्टार्ट कर दी है। किसके लिए? रामेश्वरम एयरपोर्ट के लिए। अब यहाँ पे रामेश्वरम एयरपोर्ट जब बनने की बात हुई, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने 2 साइट्स को शॉर्टलिस्ट किया है। कहाँ पे? रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट में, जो आपका एक उचीपुल्ली है, दूसरा क्या है, कीला कराई। अब आपको उचीपुल्ली साइट कहाँ पे? INS
परुंदू के पास है, नेवल स्टेशन है, नेवल एयर स्टेशन है बेसिकली है। अब यहाँ पे दोनों की दोनों साइड जो है ये आपकी काफ़ी ज़्यादा बोलते हैं ना क्रिटिकल साइट्स है, तो इस वजह से अभी भी यहाँ पे नेवी का अप्रूवल नहीं आया है, तो नेवी के अप्रूवल लेना पड़ेगा, तब जाकर के यहाँ पे ये चीज़ें बिल्डअप हो सकती हैं। बट आप सोच रहे हो सर ये आर्टिकल मैंने लिया क्यों? लेने के पीछे पहली चीज़ क्या है, यहाँ पे ये जो बनने की बात हो रही है एयरपोर्ट, इसका पर्पस क्या है, ताकि टूरिज्म और रीजनल इंफ्रा बिल्ड हो सके और एयर कनेक्टिविटी हो सके। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट कैटेगरी में डाला जा रहा है। अब ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट मतलब क्या होता है, अगर एक ज़मीन पे कभी भी कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हुआ है, वो नेचुरल फॉर्म में रही है, तो उस पर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर करते हैं तो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट में बेसिकली आता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट प्रोजेक्ट की कैटेगरी में आता है। और 24 का क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहे हैं, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट क्या है, तो आप क्या बोलोगे, विजयवाड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्या ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट होगा? नहीं, 1 and 2 ओनली इज द ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट। तो आपसे बोल सकते हैं नेक्स्ट बार बोल देंगे भैया उचीपुली या फिर कीला कराई, क्या ये ग्रीन फील्ड में आ रहा है या नहीं आ रहा? तो ये सब तरीके होते हैं छोटे छोटे जहां से आप पता कर सकते हो अपने दिमाग को, अगर आप क्वेश्चन डालोगे उस पर। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल क्या बात कर रहा है, यहाँ पे आप अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो जो गंगा रिवर का वाटर है, जो गंगा का अपर गंगा कैनल है, मतलब जैसे ये जा रहा है तो अपर वाला, ऊपर वाला हिस्सा जो अपस्ट्रीम वाला है, तो वहां से बात हुई थी कि भैया हम 500 क्यूसेक्स वाटर जो है उसको हम जो आपकी यमुना की डेली स्ट्रेच है वहां पे डालेंगे। क्यों? ताकि वहां पे जो पोल्यूशन है वो डाइल्यूट हो सके। डाइल्यूट मतलब क्या होता है, अगर ये आपका 1 लीटर पानी है, यहाँ पे और साफ पानी आ जाएगा तो यहाँ पे जो पोल्यूशन होगा वो स्कैटर हो जाएगा और ज़्यादा कम हो जाएगा। तो बेसिकली आप इसको अगर बहुत ही लेमन भाषा में बताऊं तो ये कहा गया था 500 लीटर पानी उठा करके हम लोग यमुना में डाल देंगे तो वहां पे जो गंदगी होगी वो डाइल्यूट हो जाएगी। लेकिन अब यूपी गवर्नमेंट ने इसका अपोजिशन दिखाया है। यूपी गवर्नमेंट ने अपोजिशन करने के बाद ये जो प्रोजेक्ट है इसको रोक दिया गया है। अब यहाँ पे जो आपका यूजीसी है, यूजीसी मतलब क्या है, जो अपर गंगा कैनल है, ये डायरेक्टली नहीं कनेक्टेड है यमुना से, तो इस वजह से यूपी का कहना है कि अगर हमने इसको डायरेक्टली जो कनेक्टेड नहीं है यमुना से, अगर हमने कनेक्टिविटी दे दी और इतना पानी दे दिया तो उससे क्या होगा, यहाँ पे वाटर का एक्सेस लॉस हो सकता है और हमें एक मेजर इंजीनियरिंग चेंजेस भी करने पड़ेंगे। अब इससे क्या हो सकता है, इससे एनवायरनमेंट पे भी इम्पैक्ट पड़ सकता है और बाकी चीज़ों पे भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो मैंने आर्टिकल लिया क्यों, लिंक पीछे कारण क्या है, अपर गंगा जो कैनल है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और आपने ध्यान दिया होगा जो इंटर स्टेट या फिर जो आपका इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं अलग अलग लेवल के, जो इंटर स्टेट लेवल पे किए जाते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होते हैं आपके लिए। दिस इज़ द रीज़न वाई आई टोल्ड। आगे इस आर्टिकल पे, इस टॉपिक पे और अपडेट्स आएंगी तो वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा आने वाले समय में। आई होप आपको इस आर्टिकल से मदद मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।